Hello, my dear students of 10th standard. Once again, I welcome you back to my class of English. Okay, and in this lecture, we are going to discuss about our ongoing topic, figures of speech. Figures of speech का जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो लेक्चर जिसमें हमने 8 फिगर्स ऑफ स्पीच का डिस्कशन किया था. ठीक है, मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करता हूं कि जितने भी वीडियो लेक्चर्स के होते हैं, खास करके ग्रामर, कंपोजिशन और राइटिंग स्किल के, उसमें जो कुछ भी मैं बोर्ड वर्क करता हूँ आपको लिख लेना है अपनी नोटबुक में. तो सबसे पहला मेरा इंस्ट्रक्शन है कि विच एवर थिंग्स विच आई टीच यू इन ग्रामर सेक्शन एंड इन राइटिंग सेक्शन, ओके, तो वो आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है. तो 8 फिगर ऑफ स्पीच जो है वो हमने कवर किए थे. सो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नंबर 9 ऑनवर्ड्स. और आज का हमारा जो सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच जो पोएटिक डिवाइस है वो है ऑक्सीमोरन. सबसे पहले उसका मीनिंग को हम समझेंगे. व्हाट इज ऑक्सीमोरन? उसका डेफिनेशन जितना हो सके उतना इजी तरीके से और बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने लिखा है. ऑक्सीमोरन स्टैंड्स फॉर ऑपोजिट वर्ड्स यूज्ड साइड बाय साइड. अब इस बात को समझिए, ऑपोजिट वर्ड्स के लिए एंटीथेसिस भी होता है. तो आपको शायद दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि एंटीथेसिस में भी तो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? तो फर्क ये है कि एंटीथेसिस में एक लाइन के अंदर ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं जो कहीं पे भी देखने को मिल सकते हैं. यू मे फाइंड ऑपोजिट वर्ड्स एनीवेयर इन अ लाइन इन एंटीथेसिस, बट हियर इन ऑक्सीमोरन द टू contrasting words, contrasting notions are located to each other and they belong to one particular object or a person. ठीक है, एक ही इंसान के अंदर 2 contrasting opposite qualities होती है और लाइन में वो दोनों वर्ड्स एक दूसरे के साथ में यूज किए गए हैं, तो वो ऑक्सीमोरन है. एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा. First example is, and the climbing moon grows small. Okay, the climbing moon grows small. Here are the 2 opposite words in this line. अब जब हम grow बोलते हैं, grow यानी कि बड़ा होना, ठीक है, लेकिन यहां पे एकदम बाजू में ऑपोजिट वर्ड लिखा हुआ है स्मॉल. ग्रोज स्मॉल. एक्चुअली ग्रो का सीधा जो रिलेशन है वो ग्रो बिगर या ग्रो बिग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, तो वो लॉजिकली सही लगता है. बट आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन, ठीक है, लाइक एक्सपेक्टेशन को फॉलो ना करते हुए राइटर ने यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड लिखा है. बिग नहीं लेकिन स्मॉल लिखा है, और वो भी बिल्कुल बाजू में. और ये दोनों ऑपोजिट क्वालिटीज लागू पड़ती है एक ही ऑब्जेक्ट को, दैट इज मून. यहां पे जो एक ऑब्जेक्ट की बात की गई है वो है मून, और ये दोनों ऑपोजिट क्वालिटीज वो एक ऑब्जेक्ट जो कि मून है उसको लागू पड़ती है. ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, द साइलेंस वाज डेफनिंग. ओके, नाउ ओवर हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 2 वर्ड्स साइलेंस एंड डेफनिंग. डेफनिंग यानी कि कान फाड़ देने वाली आवाज, ठीक है, यानी कि बहुत आवाज होती है, तो ऑब्वियसली वो नॉइस के लिए हम डेफनिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, तो वो लॉजिकली सही है. बट ओवर हियर द नॉइज इज नॉट देयर, इट इज द साइलेंस वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, तो साइलेंस कैसे डेफनिंग हो सकती है? इट इज बेसिकली कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन, कि ये एक ऐसा भयानक साइलेंस था, कान फाड़ देने वाला, यानी कि बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब कर देने वाला भयानक शांति थी. इसकी बात यहाँ पे राइटर कर रहे हैं. ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो नॉइस होती है, बहुत भारी आवाज होती है, उससे ही डिस्टर्बेंस होता है, ऐसा नहीं. कई बार साइलेंस भी ऐसा होता है जो हमें बहुत जबरदस्त तरीके से डिस्टर्ब कर देता है. यहाँ पे राइटर का कहने का जो मीनिंग है वो ये है कि साइलेंस वॉज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग. Okay, so in a very poetic manner, in a very artistic manner, the writer has conveyed the thought that the silence was a kind of deafening, which is very effective language.
ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स थे दोनों ऑक्सिमोरन के थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो है वो आयरनी है। आयरनी का मीनिंग सबसे पहले हम समझेंगे। द रियल मीनिंग इज द ऑपोजिट टू द एक्चुअल सेंटेंस। आयरनी में एक बहुत ही स्पेशल टाइप का ये फिगर ऑफ स्पीच है। राइटर की स्किल के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो आयरनी का सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन में वो आयरनी का किस तरह से वो यूज करता है। सो मेनी राइटर्स love to make use of irony in their pieces of literature, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें राइटर लिखता कुछ और है और मीनिंग उसका कुछ और निकल रहा है, ठीक है, कुछ और, यानी कि टोटली ऑपोजिट मीनिंग निकल रहा है। जो राइटर ने कहा है ऑन द सरफेस जो मीनिंग दिख रहा है हमें, ठीक है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में उसका जो मीनिंग है वो टोटली ऑपोजिट है। दैट इज नोन एज आयरनी। एग्जाम्पल से समझेंगे। जो फैक्ट होता है उससे रियलिटी काफी ऑपोजिट होती है। ओके, दैट इज बेसिकली द पर्पस ऑफ यूजिंग आयरनी बाय एनी राइटर। एग्जाम्पल है, द कॉबलर्स चिल्ड्रन हैव नो शूज। ओके, कॉबलर वो होता है इंसान जो कि जूते बनाने वाला इंसान होता है। तो ऑन द सरफेस रियलिटी ये होती है कि जूते बनाने वाले इंसान के पास जूतों की कभी कोई कमी नहीं होती है, लेकिन कई बार ये हो भी सकता है। इट इज एन आयरॉनिकल ट्रूथ दैट द कॉबलर चिल्ड्रन, यानी कि कॉबलर यानी कि वो खुद एक जूते बनाने वाला इंसान है, लेकिन उनके बच्चों के पास शूज नहीं है। वो इतना गरीब कॉबलर है कि वो दूसरों के लिए जूते बना रहा है, लेकिन उसके खुद के बच्चों के पास पहनने के लिए शूज नहीं है, ठीक है, यानी कि वो खुद अपने बच्चों के लिए शूज नहीं बना पा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। इन रियलिटी द हिडन ट्रूथ इज टोटली डिफरेंट देन व्हाट इट इज कन्वेड ऑन द सरफेस बाय द राइटर। नेक्स्ट एग्जांपल, अ पायलट हैज अ फियर ऑफ हाइट्स। ओके, A pilot has a fear of heights. कभी ऐसा हो सकता है कि पायलट, प्लेन उड़ाने वाला जो पायलट होता है, उसको ऊंचाई से डर लगे। अगर उसको ऊंचाई से डर लगेगा तो फिर वो पायलट बनेगा ही नहीं, वो पायलट बनना ही उसका इम्पॉसिबल है। बट ओवर हियर समटाइम्स ऑन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन इट मे हैपन कि पायलट या तो वो बन गया है या तो बनना चाहता है। He has fear of heights. Okay, उसे हाइट से डर लगता है। ऐसा एक रियलिटी के ओकेजन में, बहुत रेयर ओकेजन में ऐसा पॉसिबल है। शायद ये कि यहाँ पे ऐसे पायलट की बात कर रहे हैं राइटर कि उसको प्लेन में बैठते हुए हाइट का डर नहीं लग रहा है, लेकिन कोई बहुत ही ऊंची इमारत के जो टेरेस पे वो खड़े हैं और लाइक ऐसी कोई सिचुएशन है तो वहां पे उनको हाइट का डर लगता है। सो मे बी दैट काइंड ऑफ सिचुएशन द राइटर वांट्स टू रिवील ओवर हियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज एपिग्राम। दिस इज आल्सो अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ फिगर स्पीच। ओके, अ विटी, सरप्राइजिंग और अ सैटारिकल स्टेटमेंट। अ विटी, सरप्राइजिंग और अ सैटारिकल स्टेटमेंट। अब इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हम लोग कई बार ऐसे स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं कि ऑन द सरफेस वो सही नहीं लगते हैं, दे लुक आउटवर्डली फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। पहली दफा अगर हम उसको पढ़ेंगे या सुनेंगे तो वो हमें टोटली गलत लगेगा, लेकिन इन रियलिटी इट माइट बी ट्रू, ठीक है। थोड़ा सा सोचने के बाद वो सही भी हो सकता है। ये टाइप का एक विटी स्टेटमेंट जो होता है उसे कहा जाता है एपिग्राम। ओके, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। एक विटी स्टेटमेंट है, उसको पढ़ के ही हमें हंसी आएगी कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। हाउ इज इट पॉसिबल? एक बच्चा एक मैन का फादर हो सकता है, लेकिन यहां पे बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात नहीं की है राइटर ने।
राइटर यहाँ पे ये कन्वे करना चाहते हैं कि चाइल्ड के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हो सकती है जो इवन बड़े इंसानों को भी कुछ ना कुछ सिखाती है. एंड देयर माइट बी सो मेनी क्वालिटीज इन अ चाइल्ड दैट माइट टीच इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पीपल आल्सो. And therefore some writer has said that the child is the father of the man. जो बच्चा होता है वो किसी भी इंसान का बाप हो सकता है. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सीखने लायक बहुत सारी चीजें होती है जो इंसान बड़े होने के बावजूद भी सीख नहीं पाया है. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल फॉर एपिग्राम इज द मोर करप्ट द स्टेट द मोर न्यूमरस द लॉस. यानी जितना करप्ट देश होता है उतने ही ज्यादा नियम होते हैं वहां पे. ठीक है. अब ये पहली दफा उसको पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हमें टोटली गलत लगेगा कि यार इतने ज्यादा नियम है तो फिर वहां पे करप्शन कैसे होगा. लेकिन रियलिटी में कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है. ठीक है, कि जितना ज्यादा करप्टेड कंट्री होगा या स्टेट होगा वहां पे नियम भी उतने ही ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी वहां पे करप्शन ज्यादा ही होगा. ओके, सो ऑल्दो इट लुक्स आउटवर्डली अ फॉल्स स्टेटमेंट बट इन रियलिटी मे बी ट्रू. सो दैट्स द केस ऑफ एपिग्राम. राइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज पैराडॉक्स. पैराडॉक्स इज a self-contradictory or absurd statement that reveals the hidden truth. Okay, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि absurd होता है. Absurd means kind of, वो स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में ऐसा लगेगा कि किसी पागल राइटर ने लिखा है, या तो ऐसा हो ही नहीं सकता है. सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है वो. ठीक है, बिना फिजूल के राइटर ने गलती से शायद कुछ लिख दिया है ऐसा हमें लगेगा. ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बैकग्राउंड में भी कोई ना कोई सच्चाई हो सकती है. ठीक है, उस स्टेटमेंट को पढ़ थोड़ा उसके बारे में उसको समझने के लिए थोड़ा सोचना होता है, तब जाकर हमें रियलिटी का पता चलता है. एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ये स्टेटमेंट किस तरह से गलत होने के बावजूद भी किस तरह से वो सही हो सकता है. ओके, तो ये एक आर्टिस्टिक लिटरेरी टाइप की लैंग्वेज होती है जिसमें समझाया जाता है राइटर्स के द्वारा हमें कि एक्चुअली वो जो कहना चाह रहे हैं उसके बारे में सोचना जरूरी होता है. सोचने के बाद ही हमें पता चलता है कि वो सही है. फर्स्ट एग्जांपल इज अ केजेड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स. केजेड बर्ड, ठीक है, पिंजरे में बंद किया हुआ एक पक्षी जो है वो खड़ा है कहीं पे. कहां पे? ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स. अब पहला इंप्रेशन हमारे दिमाग में ये जाता है केजेड बर्ड जो है वो तो कहां पे खड़ा रहेगा? ऑब्वियसली वो पिंजरे के अंदर खड़ा रहेगा. और कहां पे खड़ा रहेगा? उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. बट बेसिकली उसके दिमाग में जो फीलिंग्स है उसके मुताबिक वो एक्चुअली कहां पे खड़ा है? He stands on the grave of dreams. Okay? उसके भी बहुत सारे सपने हैं खुले आसमान में उड़ने के और खुली जगह पे उसको जहां पे मर्जी चाहे वहां पे रहने के और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के ऐसे ऐसे सपने. लेकिन वो सारे सपने दफन हो गए हैं. एंड देयरफॉर द राइटर हैज चोजन टू से द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स. उन दफन किए गए सपनों की कब्र के ऊपर, उसकी ग्रेव के ऊपर वो खड़ा है. तो प्रैक्टिकली ऐसी कोई ग्रेव नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा पिक्चर है, उस बर्ड के दिमाग में, कि सपने तो बहुत सारे थे लेकिन अब वो सारे दफन हो गए हैं. और ऐसा लगता है कि जब पूरी लाइफ जो है वो तो अब इसी पिंजरे में निकल जाएगी. तो प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो जो ये पंछी है, ये बर्ड है, वो पिंजरे में खड़ा है. लेकिन साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ये जो बर्ड है अपने दफन किए गए सपनों की कब्र के ऊपर वो खड़ा है. ठीक है, वेरी गुड एग्जाम्पल दैट रिवील्स अस द आइडिया ऑफ पैराडॉक्स. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल इज ही इज द वाइजेस्ट फूल.
ओके, बहुत ही फनी टाइप का ये स्टेटमेंट है। ही इज शॉर्ट वैसे स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत ही सैटारिकल, विटी और फनी स्टेटमेंट है ये। ही इज द वाइजेस्ट फूल। अब यहाँ पे दो ऑपोजिट फीलिंग्स हैं, वाइज और फूल, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं एक्चुअली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ मूर्खों का एक समूह है, ग्रुप है, ठीक है, सभी लोग मूर्ख हैं, लेकिन उन सब में से एक इंसान ऐसा है जो कंपैरेटिवली दूसरों के मुकाबले वाइज है। वैसे वो भी मूर्ख ही है, लेकिन कंपैरिजन अगर किया जाए वो ग्रुप के सभी मेंबर्स का, तो वो थोड़ा सा वाइज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयरफॉर उस रीजन की वजह से राइटर ने ये कहा है, थोड़ा सा विट, थोड़ा सा फन क्रिएट करने के लिए, कि ही इज द वाइजेस्ट फूल, कि वो मूर्ख है, वो बात तो सही है, लेकिन दूसरों से वाइज है। ओके, तो यहाँ पे हमने 12 फिगर ऑफ स्पीच खत्म किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं 13, 14, 15 एंड 16। So let's move on with number 13 now. Number 13 is metonymy. Metonymy का definition सबसे पहले समझते हैं। Metonymy is a thing which is represented by some other closely related word. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज का एक नाम होता है, ऑब्वियसली हर एक चीज का एक नाम होता है, लेकिन कुछ राइटर्स कई बार ऐसा करते हैं कि वो चीज को रेफर करने के लिए उसका नाम नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे कोई एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कि ओरिजिनल वर्ड से रिलेटेड होता है, क्लोजली रिलेटेड होता है। मान लो कि मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको समझाऊंगा कि टेलीविजन जो होता है, ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट का नाम टेलीविजन है एक्सक्यूज मी, लेकिन कई लोग उसको इडियट बॉक्स भी बोलते हैं। सो इडियट बॉक्स is another word which is used for television, and that word is closely related to the word television, ठीक है। तो कुछ ऐसी बात मेटोनिमी में होती है। एग्जांपल से हम समझेंगे इसको। Put off thy holy mantle. Okay, first example. Put off thy holy mantle. अब holy mantle, mantle का मतलब होता है clothes। ओके, यहाँ पे राइटर ऐसा कहना चाहते हैं कि आपके जो पवित्र कपड़े पहन के आप जो भगवान की पूजा कर रहे हो, वो कपड़े निकाल दो पहले। ओके, होली मैंटल, हियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस वर्ड इज, मैंटल यानी कि क्लोथ्स। सो द ओरिजिनल वर्ड क्लोथ्स इज नॉट यूज्ड हियर, बट इंस्टेड ऑफ दैट अनदर वर्ड व्हिच इज क्लोजली रिलेटेड टू क्लोथ्स, दैट इज मैंटल, इज यूज्ड हियर। ओके, next example is you will hear a swish of the skirt, a swish of the skirt. Okay, जो फ्रॉक होता है, फ्रॉक के फड़फड़ाने की आवाज तुम्हें सुनाई देगी, तो obviously we can understand over here that there might be some girl or a woman around, ठीक है। तो सीधा ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है राइटर ने, गर्ल या तो वुमन, लेकिन उसकी जगह पे इस्तेमाल किया है वो वर्ड जो कि क्लोजली रिलेटेड है गर्ल्स या तो वुमेन के साथ, ठीक है। दैट वर्ड इज स्विश ऑफ द स्कर्ट, ओके, विच इज अ डायरेक्टली रिलेवेंट वर्ड फॉर अ गर्ल और अ वुमन। ओके, तो मेटोनिमी हो गया। उसके बाद है सिनेक्डोज। सिनेक्डोज इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइक पोएट या राइटर जो होता है उसकी एक स्पेशल स्किल देखने को मिलती है, जहाँ पे वो कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करता है where a part stands for the whole or a whole stands for a part, ठीक है, कि कोई पूरी जो एक चीज होती है उसका एक हिस्सा वो रिप्रेजेंट करता है पोएट या राइटर, या तो एक हिस्से के जरिए वो पूरी चीज को रिप्रेजेंट करता है। दोनों चीजें यहाँ पे वाइस वर्सा पॉसिबल है। सो एग्जाम्पल, अ हैंड अनहुक द चेन, ठीक है, अ हैंड अनहुक द चेन,
यानी कि जो जंजीर होती है उसको एक हाथ में खोला, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हाथ अपने आप से वो एक्शन नहीं करता है. इट इज ओनली द पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. सो द राइटर विशेस टू से इट वेरी क्लियरली दैट अ बॉडी, ओके, लाइक अ हैंड इज रिप्रेजेंटेड, a hand is used for the whole body. So the whole body is like represented by a single word hand. ठीक है. दूसरा है open thy eyes and see thy God is not before thee. ये ओल्ड इंग्लिश का यूज यहाँ पे हुआ है इस लाइन के अंदर. तो आप अपनी आंखें खोलिए, ऐसा यहाँ पे कभी कहना चाहते हैं. तो ऑब्वियसली आईज बेसिकली स्टैंड फॉर द होल ह्यूमन बीइंग. यहाँ पे भी वैसी ही बात है कि आप अपनी आंखें खोलिए, यानी कि एक इंसान को ऐसा बता रहे हैं, बट दैट ओनली पार्ट इज मेंशन हियर, दैट इज आईज, नॉट द ह्यूमन बीइंग. ओके, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को सिनेक्रोज कहते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज क्लाइमैक्स. ओके, क्लाइमैक्स और उसके बाद एंटी क्लाइमैक्स भी है. तो ऑब्वियसली दे बोथ स्टैंड ऑपोजिट टू ईच अदर. क्लाइमैक्स का मतलब होता है आइडियाज प्रेजेंटेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. ठीक है, जो कोई भी आइडिया रिप्रेजेंट किया गया है राइटर के द्वारा, वो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो उसे क्लाइमैक्स कहा जाता है. ठीक है. Let's say for example, it is to be roped, tied, pulled out, snapped out. Okay, यहाँ पे पेड़ को उखाड़ने की बात हो रही है, पेड़ को गिरा देने की बात हो रही है. तो पेड़ को बेसिकली हम किस तरह से गिरा देते हैं. ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया. ऑब्वियसली इट इज टू बी रोप्ड, पहले उसको बांधा जाता है, उसके बाद ठीक है टाइट, बराबर कस के बांधा जाता है, उसके बाद पुल्ड आउट, खींचा जाता है, एंड देन फाइनली स्नैप्ड आउट, उसे वहां से तोड़ दिया जाता है या तो गिरा दिया जाता है. सो ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट द आइडियाज आर गोइंग ऑन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस. दूसरा असेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल है क्लाइमैक्स का. ही केम, he saw, he conquered. ओके, यहाँ पे योद्धा की बात हो रही है, वॉरियर की बात हो रही है कि एक वॉरियर युद्ध के मैदान में आता है. ठीक है, सो he came, then he saw, फिर अपने दुश्मनों को देखता है, फिर he conquered, वो लड़ाई करता है और आखिर में वो जीत जाता है. ठीक है, तो ये चीजें, तीनों चीजें जो है वो ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में पहले ये होता है और उसके बाद ये होता है, फिर उसके बाद ये होता है. ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में दर्शाई गई है. देयरफॉर इट इज नोन एज क्लाइमैक्स. अब एंटी क्लाइमैक्स जो कि आगे का फिगर ऑफ स्पीच है, उसमें उससे टोटली उल्टा होता है. ओके, आइडियाज आर प्रेजेंटेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस. जो आइडियाज पेश किए गए हैं वो महत्व के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, वो सबसे पहले मेंशन किया जाता है. देन ऑल आइडियाज आर मेंशन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस. तो इसको टोटली क्लाइमैक्स के मुकाबले टोटली ऑपोजिट समझना है. पहला एग्जांपल है द रेन टू मिस्ट एंड क्लाउड अगेन. ओके, अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझना है तो आप क्या समझेंगे कि पहले क्लाउड, फिर उसके बाद मिस्ट और उसके बाद लास्ट में बारिश आती है, रेन आता है. लेकिन यहाँ पे उल्टे ऑर्डर में लिखा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, रेन, फिर मिस्ट और उसके बाद क्लाउड. ओके, सो उल्टे क्रम में लिखा गया है, therefore it is एंटी क्लाइमैक्स. राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल तो भी एक पोएम का लाइन है. She cried, sobbed, moaned and lay silent. ओके, तो ये उल्टा क्रम है कि वो पहले जोर जोर से रोई, फिर उसने सॉबिंग किया. ठीक है, फिर मोन, फिर हल्की हल्की आवाजें निकलती थी मुंह से.
ठीक है, और आखिर में वो एकदम चुप हो गई, प्ले साइलेंट। ओके, सो ये था एंटी क्लाइमेक्स। नाउ इससे आगे भी अभी कुछ 9 या 10 फिगर ऑफ स्पीच हमारे बाकी है, ठीक है, तो दैट विल टेक इन द थर्ड लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आया है तो जस्ट वॉच दिस लेक्चर रिपीटेडली 2 or 3 times एट लीस्ट। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे आप कन्वे कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू हैव अ ग्रेट टाइम अहेड विथ योर फैमिली।